लाइब्रेरी मैनेजर को या लाइब्रेरियन को क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो इसने जो आपको स्किल्स बताए हैं वो बताए हैं, सबसे पहले बताया आपको लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग स्किल्स, मतलब लाइब्रेरी को कैसे हैंडल करना है और उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकी के पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएंगे। जैसे उसने बताया सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप अपने यूजर को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, और जो लाइब्रेरी का स्टाफ है उसका जो है इंक्लिनेशन होना चाहिए कि भाई हम अपने स्टाफ को अच्छी से अच्छी सर्विस दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चल यार कभी 2 घंटे बाद आ जाना या अभी आधे घंटे बाद आ जाना, अभी मैं चाय पी रहा हूँ। मतलब लाइब्रेरी स्टाफ का एटीट्यूड वो सर्विस प्रोवाइड करने का होना चाहिए, मतलब ये टरकाने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बात ये समझ में आई आपको? हेलो? यस सर। ठीक। फिर उसने दूसरा बताया आपको आईसीटी नॉलेज स्किल्स। आजकल लाइब्रेरी साइंस आपने बीलिव कर ली, बीलिव करने से आपको कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। आपके पास में कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। आईसीटी नॉलेज स्किल्स, आईसीटी नॉलेज स्किल्स का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। वैसे तो आजकल जॉब मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन आपको यदि कंप्यूटर आता है तो आप लाइब्रेरी में नहीं तो कहीं दूसरी जगह भी आपको जॉब मिल सकता है। तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने किसी ने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वो आपके लिए। फिर तीसरा जो उसने बताया है कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग स्किल्स। ये लाइब्रेरियन के लिए है कि लाइब्रेरियन को अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है, ये उसके अंदर स्किल्स होना चाहिए। जो आपका नया आदमी ज्वाइन करता है उसको कैसे ट्रेन करना है, ये स्किल उसके अंदर होना चाहिए। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से कैसे बात करें जिससे हमारी बात क्लियरली दूसरे आदमी को क्लियर हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट डू वी वांट टू से। जैसे आप लोगों ने मोदी जी को देखा होगा, मोदी जी को देखा है ना आपने? मोदी जी जो है हर महीने एक दफा मन की बात करते हैं। तो मोदी जी का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है। हर मतलब मन की बात आपने सुना होगा तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल एक तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो दूसरे की, जो सुनने वाले की समझ में भी आता है। इसी तरीके से वो जो स्पीच देते हैं, स्पीच में भी उनका ऐसे ही होता है कि वो स्पीच भी बिल्कुल क्लियर कट होती है जो है। तो उनका कम्युनिकेशन स्किल मोदी जी का बहुत अच्छा है एक तरीके से। फिर अगला उसने बताया मार्केटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस में बहुत इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल ये जो है ऐड कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई आपका जो, जब आप प्राइवेट में काम करते हैं और आपके पास कोई प्रोडक्ट आपने नया निकाला है तो उसको आपको हो सकता है बेचना हो, मार्केटिंग करनी हो उसकी। तो मार्केटिंग यदि आपको करनी है तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक। प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब यह है कि आप जो अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसके विषय में आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं वो बतानी आपको पड़ेंगी। और आपको बन ठन के जाना है, ये नहीं है कि भाई चलो चल दिए जो उठ करके। यू हैव टू बी वेरी टाइडी प्रेजेंटेशन के लिए। और अगला पॉइंट जो उसने बताया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है आपको पता है किसी को? सर भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी रिलीजियस और कल्चर है उसके बारे में नॉलेज। हाँ, उसके विषय में आपको पता होनी चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपको वहां पर किसी चीज को प्रेजेंट करना है। और नॉलेज मैपिंग स्किल्स,
ये इसका आप छोड़ सकते हो, नॉलेज मैपिंग स्किल्स आपके मतलब का नहीं है। अब इसने बताया है चेंजिंग रोल ऑफ लाइब्रेरियन। क्या है चेंजिंग रोल? जैसे सबसे पहले जो सोसाइटी थी वो क्या थी? एग्रेरियन सोसाइटी थी। मतलब सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ कि इंडस्ट्री से ही मतलब सबकी रोजी रोटी चलती थी। मतलब जो लोग, ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में काम करते थे। और जो एग्रेरियन सोसाइटी थी उसमें राइटिंग का काम शुरू हुआ एक तरीके से, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रिंटिंग आ गई, और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कंप्यूटिंग आ गई। इंफॉर्मेशन सोसाइटी मतलब इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, मतलब हर चीज नॉलेज के हिसाब से ही चलती थी, जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलती थी। और फिर इसने एक जो लास्ट में दिया है वो दिया है नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी में आपको नॉलेज को, नई नई नॉलेज को क्रिएट करना होता है। अब ये चेंजिंग रोल कैसे शुरू हुआ? जैसे आप अब यहाँ नीचे देख रहे हैं ये, तो इसमें जब एग्रेरियन सोसाइटी, तो लाइब्रेरियन जो उसको कीपर कहा गया। कीपर का मतलब क्या है कि वो किताबों को सिर्फ रखता था और किताबों की देखभाल करता था। फिर दूसरा उसने दिया बेटे आपको इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब बीच का काम, ठीक। फिर फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है? फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि कोई रीडर आ रहा है तो उसको फैसिलिटेट करना, उसको। अब जैसे बहुत सारी जगह लाइब्रेरी का नाम जो है उन्होंने कर दिया है नॉलेज रिसोर्स सेंटर। मतलब अब लाइब्रेरी नहीं कहते। जैसे CSIR में, मैं CSIR से रिटायर हुआ हूँ, तो CSIR में पहले लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरियन होता था, लेकिन अब उसको लाइब्रेरी का नाम उन्होंने कर दिया है नॉलेज रिसोर्स सेंटर, ठीक। और जो लाइब्रेरियन का डेजिग्नेशन कर दिया है हेड नॉलेज रिसोर्स सेंटर। तो मतलब अब लाइब्रेरी को नॉलेज रिसोर्स सेंटर कर दिया है, ठीक। इसके बाद में इसने जो ये जो चार चीजें बताई हैं, देयर आर 4 मेजर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर ए लाइब्रेरी मैनेजर टू मैनेज ए लाइब्रेरी एफिशिएंटली इन द चेंजिंग सिनेरियो। मतलब क्या क्या चार चीजें चाहिए उसको? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है मैनेजिंग योर लाइब्रेरी या मैनेजिंग योर नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स। ये मतलब इसका जो है पहले का मतलब है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है मैनेजिंग योर लाइब्रेरी। फिर दूसरा है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो आपकी लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज करना, ठीक। फिर तीसरा उसने आपको बताया मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब जो आप कोई सर्विस यदि दे रहे हैं लाइब्रेरी से तो उसको मैनेज करना। और लास्ट में उसने बताया है आपको लास्ट में जो आपको उसने बताया बेटे अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आपको जो भी ऊपर कहा कि भाई ICT आपको आनी चाहिए, तो ICT की नॉलेज जो यदि है आपको, तो आप उसको जो है अपनी लाइब्रेरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बर्नार्ड प्रिंसिपल है, क्या है बर्नार्ड ने, एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन, मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन कब बनती है? व्हेन देयर आर ए नंबर ऑफ पर्सन्स इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। मतलब जब हम, मतलब बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब बहुत सारे लोग हैं किसी संस्था में, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है। फिर दूसरा उसने कहा है दे आर विलिंग टू कोऑपरेट फॉर ए कॉमन पर्पज। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी संस्था का एक उद्देश्य होता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो संस्था में लोग काम कर रहे हैं, उसने कहा दे आर विलिंग टू कोऑपरेट, मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जिससे जो संस्था का उद्देश्य है वो मीट किया जा सके फॉर ए कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस क्या है? उसका गोल। जैसे मारुति का काम है हमें कार बना के देनी अच्छी क्वालिटी की, तो वो उसका गोल हो गया। तो सारे मारुति के वर्कर्स आपस में मिलके काम करते हैं जिससे कि अच्छी से अच्छी कार की प्रोडक्शन हो सके। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? अब उसने क्या कहा
ही इन्यूमरेटेड दी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल दिए? फिजिकल, biological, psychological and social limitations of individuals induce them to cooperate and to work in teams. मतलब क्या क्या चीजें हैं जो कि एक आदमी को फोर्स करती हैं या एक आदमी को कहती हैं कि भाई तुम जो है आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करो और टीम वर्क इन टीम्स करने के लिए। क्या है? फिजिकल, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो हमारी आदमी को वो करती हैं, या बायोलॉजिकल हैं, या साइकोलॉजिकल हैं, या सोशल लिमिटेशंस हैं, कुछ सामाजिक जो है वो हैं लिमिटेशंस जो है, तो वो इंडिविजुअल को कहते हैं कि भाई हमको मिलजुल करके काम करना है और एक टीम में काम करना है। यदि आप टीम में काम नहीं करेंगे तो लाइब्रेरी तो आप जो है उस संस्था के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। ठीक, फिर उसने कहा है आपसे, cooperation among group members is necessary for the achievement of goals of the organization. मतलब संस्था में जो लोग काम करते हैं उनका आपस में सहयोग एक दूसरे को करना बहुत जरूरी है, जिससे आप उस संस्था के उद्देश्य को पूरा कर सकें, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। फिर तीसरा उसने कहा है आपको, फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एफर्ट्स टू बी मेड फॉर एस्टेब्लिशिंग हार्मनी बिटवीन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस ग्रुप्स देयरइन। मतलब जो बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं या जो ग्रुप वहाँ काम करते हैं उनके आपस में मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीच में आपस में रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, मतलब सामंजस्य होना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचते रहें। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा उसने कहा है, टू अचीव द गोल्स of the organization communication among various groups is essential. मतलब संस्था के उद्देश्य के लिए आपस को एक दूसरे में हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना चाहिए। और पांचवा जो उसने कहा है वो कहा है उसने, मैनेजमेंट हैज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट शुड लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉई बाय प्रोवाइडिंग देम फेयर वेजेस एंड सिक्योरिटी। मतलब मैनेजमेंट की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है जिसकी लिए उनको अपने एम्प्लॉइज को वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए और वेलफेयर के लिए उनको अच्छी पगार देनी चाहिए, अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए और उनकी जॉब की भी सिक्योरिटी करनी चाहिए। सर वेलफेयर क्या होता है? बेटे वेलफेयर नहीं सर, क्या होता है? किसी की भलाई वेलफेयर। ठीक, मतलब किसी के लिए आपको अच्छा करना। जैसे अभी ये जो पैंडेमिक चला है, कोविड-19 चला है या कोरोना चला है, तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने लंगर लगा दिए और जो लोग भूखे थे उनको उन्होंने रोटियां खाने को दिया, मतलब भोजन दिया उन्होंने। तो ये क्या है? ये वेलफेयर है बेटे, एक तरीके से वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, ये सोशल वेलफेयर है बेटे, सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर। हाँ, ये सोशल वेलफेयर। वेलफेयर मतलब किसी के लिए आपको अच्छा करना है, सामाजिक कल्याण की तरह। वेलफेयर जो यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है वो सोशल वेलफेयर। ये मतलब यदि आप तनख्वाह अच्छी दोगे तो वो अच्छी तरह से रह सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो वेलफेयर का मतलब यही है बेटे। ठीक, और अभी आपने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ करके चले गए क्योंकि उनको जो है किराया देने के लिए पैसे नहीं थे और जिनके यहाँ वो लोग काम करते थे वो उसको पैसे नहीं दे रहे थे। अब लेकिन लोग फिर वापस आ रहे हैं, तो ये वेलफेयर है। मैनेजमेंट शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर विच इज कंड्यूसिव टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। मैनेजमेंट को एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए जो आपका स्टाफ है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक, ये जो है बर्नार्ड प्रिंसिपल क्या है? बर्नार्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ टेलर एंड फेयोल। ठीक, टेलर कंसंट्रेटेड ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल, फेयोल ऑन द अदर हैंड एम्फसाइज्ड मोर ऑन मैनेजरियल फंक्शंस। मतलब टेलर ने कहा कि भाई संस्था की एफिशिएंसी को बढ़ाइएगा, काम की शक्ति को ज्यादा बढ़ाइएगा जो है, और फेयोल ने इन चीजों के ऊपर जो जोर दिया जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे, ये जो है
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। और बर्नार्ड का जो कंसेप्ट था मैनेजमेंट का, वो सोशल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, विच कंसिस्ट कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वर्क इन कोऑपरेशन। ठीक, तो ये था। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया? साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया टेलर ने, FW टेलर जिसका नाम था। ठीक, और इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ रंगनाथन को फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी जो जिसके बाद में इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रचलन बहुत बढ़ता गया। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, मैं बाकी आपको चीजें बता रहा हूँ, कंसेप्ट वो आपको समझने हैं। पहला उसने कहा टाइम और मोशन स्टडी एंड रूल ऑफ थंब, मतलब किसी चीज को करने से पहले उस चीज को देखो कि उसमें आपको कितना समय लगता है या उसमें कितने मोशन होते हैं, तो उसके हिसाब से ही आप टाइम डिसाइड करिए कि भाई उसमें करने में कितना समय लगेगा। ऐसे नहीं कि भाई आपको किसी ने कह दिया कि भाई इसको इतनी देर में करना है तो इतनी देर में ही करना है। आप, उसने कहा कि उसको करके देखिए। वो स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे टेलर साहब, तो उन्होंने वहां उसको करके देखा और उसके बाद में उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। इसने लिखा है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट एनालाइजेज ईच कंपोनेंट ऑफ वर्क एंड द मोशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड मेथड टू डू इट विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। पहला पॉइंट उन्होंने कहा। दूसरा पॉइंट फिर उन्होंने कहा साइंटिफिक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब जैसे अब आप लाइब्रेरी साइंस में, आपको यदि लाइब्रेरी के लिए कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ये नहीं है। पहले लाइब्रेरी साइंस में क्या था कि जिसके पास लाइब्रेरी की क्वालिफिकेशन भी नहीं होती थी वो भी लाइब्रेरी साइंस के काम में चला जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सिलेक्शन जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर वर्क होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर वर्क। ये छूट गया यहाँ। फिर अगला उन्होंने कहा ऑर्डर, ये तो दूसरा पेज आ गया बेटे अभी। फिर आगे जो है ऊपर वाले पेज पे है बेटे, ये है अगले वाले पेज पर वर्क। He emphasized that management should train and develop every worker to bring out his best, which enable him to do better quality of work than he did in past. मतलब उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। ये दूसरा कहा उसने। हार्मनी एंड नॉट कन्फ्लिक्ट, ये तीसरा जो पॉइंट है उसने कहा कि जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉय, मतलब जो है उनके बीच में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। किनके बीच में? वर्कर्स के बीच में भी, और जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दे रहा है और जो नौकरी कर रहा है, उन दोनों के बीच में भी संबंध अच्छे होने चाहिए। और अगला उसने फिर आगे उसी ने कहा है एम्प्लॉय सीक हायर वेजेस, मतलब एम्प्लॉय को क्या चाहिए? ज़्यादा पैसा चाहिए। और एम्प्लॉयर क्या चाहता है? प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए इनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि वो आपके काम को अच्छी तरह से कर सकें। और अगला उसने जो कहा है, फिर उसने कहा है आगे कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था जब जो आपका शुरू का चैप्टर कहा था, संस्था का उद्देश्य ही सबसे ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल का उद्देश्य ऊपर नहीं होना चाहिए। तो टेलर साहब ने भी यही कहा कि हमारे लिए संस्था का उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपने वेलफेयर के लिए नहीं सोचना चाहिए। ठीक, और मीनिंग मैक्सिमम आउटपुट एंड नॉट रिड्यूस्ड आउटपुट। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एम एट मैक्सिमम आउटपुट। फॉर मैनेजमेंट इट विल लीड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, मतलब यदि आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो संस्था का उद्देश्य, वो संस्था का प्रॉफिट लाभ बढ़ेगा, और संस्था का लाभ बढ़ेगा तो उसमें आपको भी फायदा होगा। हो सकता है आपका इंक्रीमेंट लग जाए या आपको हो सकता है बोनस ज़्यादा मिल जाए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो है जो उन्होंने कहे थे आपके लिए।
इसमें ये जो आपकी ये जो डेफिनेशन है ना आपकी, अकॉर्डिंग टू सरकार, ये जो है अकॉर्डिंग टू सरकार, ये इसी को लेना है। मतलब ये क्वालिटी की बात कर रहा है बेसिकली। क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ओके, मतलब यदि आपका कस्टमर किसी चीज को खुश होकर ले जाता है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, और नहीं लेके जाता है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है। अब इसने आगे आपको जो इसमें, और बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक डेफिनेशन याद कर लीजिए इसमें से, तो आप ये सरकार की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद में आगे है वो, वाई डू वी नीड क्वालिटी, हमें क्वालिटी की क्यों आवश्यकता होती है। क्वालिटी की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि उससे आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है, और कस्टमर की मतलब कस्टमर खुश होता है कि भाई उसकी तसल्ली हुई, तो इसलिए वो फिर हैप्पीनेस भी बढ़ती है उसकी। मतलब कहने का क्या है कि यदि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आपका मूड भी खराब होगा, और कस्टमर का मूड तो खराब होगा ही। फिर दूसरा जो उसने कहा है, गुडविल, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब आपकी संस्था की इमेज भी अच्छी बनती है कि भाई इसकी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, और यदि आपकी सेल ज़्यादा होगी तो आपकी फिर प्रोडक्टिविटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात उसने कही है, कैप्चरिंग दी मार्केट, मतलब यदि आपकी चीज आज 1 बिकती है, कल को 2 बिकेंगी, फिर हो सकता है अगले दिन 4 बिकें, फिर अगले दिन 8 बिकें। इस तरीके से यदि आपकी चीज की क्वालिटी अच्छी है तो आप जो है मार्केट में अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक। मिनिमाइजिंग दी कॉस्ट एज वेल एज लॉसेस, मतलब क्वालिटी यदि आपकी अच्छी होगी तो उससे आपकी कॉस्ट भी कम होगी जो है, और उससे आपके लॉसेस भी कम होंगे। और मैक्सिमाइजिंग दी प्रॉफिट, यदि सेल ज़्यादा होगी आपकी तो प्रॉफिट्स भी आपके ज़्यादा होंगे, ठीक। तो और इससे जो है एक जो बाकी ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इसने लिखा है, रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मतलब आप क्वालिटी, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का उद्देश्य यही है कि भाई टोटल लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो ये हर आदमी को आपको इन्वॉल्व करना है। फिक्सिंग ए कॉमन गोल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी TQM में है आपका, क्योंकि संस्था का सभी का एक उद्देश्य होता है, तो उसको आपको गोल को अचीव करना है। एम्फेसिसिंग टीम वर्क एमंग द स्टाफ, मतलब स्टाफ के अंदर टीम वर्क होना चाहिए। और एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द एम्प्लॉइज, क्वालिटी के लिए आपको जो है परफॉर्मेंस के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज और इंक्रीज विजिबिलिटी, यदि आपका माल ज़्यादा बिकेगा या प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो उससे आपकी मार्केट में विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब गौरव जी जो इसने ये बताया ना, रिकॉग्नाइजिंग द रोल, आपने पहले भी पढ़ा है क्वालिटी मैनेजमेंट, इनको क्या आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने ये मार्क किए हैं? जी सर, बताइए सर। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, जैसे लाइब्रेरी है, तो हर एक स्टाफ मेंबर की जो रोल है उसके हिसाब से आप वर्क को भी डिवाइड करते हैं, और उनका क्या रोल प्ले हो सकता है किसी भी प्रोसेस में, जिससे कि यूज़र सेटिस्फेक्शन बढ़े और जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, आपका प्रोसेस और एफिशिएंट हो। तो उसमें सब अपना क्या क्या किस तरह से सब लोगों को दे सकते हैं। जी सर, तो उसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके गोल्स कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे इस टाइप के। मतलब इसका ये हो गया कि क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है, लेकिन ये जो रखा है व्हाई डू वी नीड क्वालिटी, ये उससे तो रिलेट नहीं करता मेरे हिसाब से। तो सर, अगर हम सब लोगों के रोल्स के हिसाब से जो काम ले रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके नॉलेज को और उनके एक्सपीरियंस को, तो अल्टीमेटली जो भी इम्प्रूवमेंट आएगी सर्विसेज में, तो उससे नेचुरल सी बात है क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी। नहीं, वो बात सही है, उससे इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन व्हाई डू वी नीड क्वालिटी, हमें क्वालिटी की क्यों आवश्यकता होती है, ये तो क्वेश्चन तो क्या है ना। तो ये रोल ऑफ एवरीवन,
ये तो सर उसका वो है कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन जी हमें सर। क्वालिटी क्यों चाहिए ये इससे रिलेट नहीं करता मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं करता सर रिलेट। तो ये जो मैंने भैया आपको जो ये कुछ जो मार्क किए हैं, तो ये मेरे हिसाब से उसको जो है सेटिस्फेक्शन होता है और हाई प्रोडक्टिविटी। और बेटे हाई प्रोडक्टिविटी जो है वो हो जाएगी आपकी, लेकिन वो क्वालिटी क्यों जरूरत होती है? हाई प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के तो मतलब जरूरत क्यों होती है, असली बात ये है। तो इसने ये जो एक्चुअली जो किताब जो जिन्होंने लिखी है, ये चैप्टर जिन्होंने लिखा है मैडम ने, मतलब उन्होंने भी कोई क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम नहीं किया हुआ है। और सब जो है क्या है आपको पता ही है, आजकल किताबें भी कट एंड पेस्ट करके लिखी जाती हैं, तो इग्नू का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा जो है वो कट एंड पेस्ट ही है। इससे उन्हें ये कहाँ से ले लिया है और किसको कैसे फिट कर दिया है वो मेरे हिसाब से आई डोंट नो। लेकिन ये जो इसमें जो 6 पॉइंट देना, पहले 5 पॉइंट, एक तो 1 2 3 4 5, एक इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ, ये पहले 5 पॉइंट ये जो है बेटे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है तो ये पांचों चीज़ें आपके लिए, इसलिए आपको क्वालिटी ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। और एक इंक्रीज विजिबिलिटी, यदि आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है, अपनी मार्केट का शेयर बढ़ाना है, तो आपको क्वालिटी की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट और एक ये छठा पॉइंट, यदि आप इतना भी याद रख सकते हैं तो समझ लो आपने गंगा नहा ली। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही। अब इसने आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की है, जो है ये TQM क्या है? फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन centered on quality based on the participation of all members and aiming at long-term success through customer satisfaction, any benefits to all members of the organization and to society। तो इसने फिर आपको क्या दिया है ये जो है आगे, फिर इन TQM कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द ऑर्गेनाइजेशंस फोरमोस्ट प्रायोरिटी। मतलब आपकी लाइब्रेरी में आपके यूजर की यूजर या कस्टमर जो है आपका यूजर है, उसकी सेटिस्फैक्शन ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। बिकॉज सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यदि आपका यूजर सेटिस्फाइड है, यूजर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपकी लाइब्रेरी को वो बाहर जाकर के भी क्रिटिसाइज करेगा। ओके, तो ये मतलब ये मेन उद्देश्य है इसका। अब ये जो है इसने डेफिनेशन दिया आपको, TQM कैन बी एलोबरेटेड, इट मींस everyone in the organization is responsible for quality irrespective of their position and functions। मतलब चाहे वो चपरासी है चाहे वो लाइब्रेरियन है, सभी ही बराबर के जिम्मेदार हैं क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। हेलो सर, आप TQM का डेफिनेशन बता दीजिए, हम लिख रहे थे, आप बोलने वाले थे। आप लिख रहे हैं? लिखिए सर आपने ये 2.3 है बेटे, 2.3 लिखिए आप डेफिनेशन। TQM, ये पहला लाइन तो आप ये ले लीजिएगा जो है, इसको आप ऐसे लिखिए, TQM is a management approach which is customer focused, centered on quality, and it involves all employees, of the organization।
बेटे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जिसमें सारे एम्प्लॉइज को आप इन्वॉल्व करते हैं। यदि आप कुछ नहीं लिख सकते तो ये तो लिख सकते हैं ना कि भाई इसमें हम सारे एम्प्लॉइज को सारे involve, एम्प्लॉय को। ठीक हाँ है, सर। सारे एम्प्लॉइज को हम हाँ। सारे एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करते हैं। किस लिए इन्वॉल्व करते हैं? जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, ठीक, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। और वो मैनेजमेंट तो आपका है ही, जो क्योंकि ये मैनेजमेंट है, जो आपका जो है मैनेजमेंट का एक तरीके से आपका फिलॉसफी है, तो वो मैनेजमेंट का भगवान यूज है। मतलब एक ऐसी मैनेजमेंट की टेक्निक आप कह सकते हैं, या एक ऐसी मैनेजमेंट की फिलॉसफी जिसमें सारे एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करके संस्था के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ आपकी लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो जिससे पुस्तकालय की सेवाओं को और बेहतर किया जा सके, ठीक। तो ये है हिंदी बेटे इसकी, और कुछ नहीं है। अब प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? ये 2.3.1 2.3.1 जो है क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब इंप्रूवमेंट आपको रेगुलर करनी है। जैसे आजकल आप देखते हैं नई नई गाड़ियां निकलती हैं, नए नए आपके मोबाइल फोन निकलते हैं, स्मार्टफोन जिसे आप कहते हैं। तो ये किस लिए निकलते हैं? क्योंकि हर आदमी रिसर्च में लगा हुआ है और वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या कहा उसने? कस्टमर फोकस। जो आपकी नई नई चीजें निकलती हैं, जो जैसे कार की, और मैं आपको स्मार्टफोन की उदाहरण दे रहा हूं, उसका फोकस कौन है? उसका जो फोकस है वो आपका कस्टमर ही है। उसका फोकस क्या है? आपका कस्टमर ही है, ठीक। तीसरा फिर उसने जो आपसे कहा है कंटिन्यूअस एंड रिलेंटलेस कॉस्ट रिडक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है ऊपर भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट था, यहाँ फिर दोबारा आ गया। मतलब बिना थके कीमत को कम करना। रिलेंटलेस का मतलब है बिना थके, मतलब कंटिन्यूअसली कॉस्ट को रिड्यूस करना, और कॉस्ट को रिड्यूस करके साथ साथ क्वालिटी को इंप्रूव करना। कभी कभी क्या होता है कि आदमी कॉस्ट कम कर देता है लेकिन उसकी क्वालिटी को भी वो डिटोरिएट कर देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसने अगला लिखा टोटल पार्टिसिपेशन, वो भी आपको मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें आप सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। और फिर अगला उसने बताया प्रिवेंशन एंड जीरो डिफेक्ट्स। ओके, इसने फिर आगे लिखा है आपके, इसमें आप इसको लीजिए, ऊपर के हिस्से को छोड़िए और ये लीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं ना, ये लीजिए आप इसको। ये फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM कमिटेड एंड वेल ट्रेन्ड वर्क फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब आपकी फोर्स जो है, वो जो आपका एम्प्लॉइज हैं, वो आपके ट्रेंड होने चाहिए और उनकी भावना जो है कमिटेड होनी चाहिए। जैसे आर्मी के जवानों की कमिटेड होती है ना कि भाई हमको तो ये जीतनी है लड़ाई, तो इसी तरीके से जो है मैन पावर जो है वो कमिटेड होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज रीइंफोर्स्ड बाय अवार्ड, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। मतलब एम्प्लॉइज, यदि कुछ लोग एम्प्लॉइज नेगेटिव जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनको अवार्ड रिवार्ड सिस्टम के थ्रू आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं। The education and training of employees is also very essential for the quality। मतलब अपने एम्प्लॉय की आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों देनी है, जिससे कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। दिस इन्वॉल्व द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस रिजल्टिंग इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये कोई खास सेंस नहीं बन रहा है। गुड क्वालिटी लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट्स इन, जो इसने नीचे बताया आपको क्या क्या है। इंक्रीज सेल्स, जो ऊपर भी आपके शुरू में आया था ना कि भाई हम क्वालिटी क्यों चाहते हैं? क्वालिटी इसलिए चाहते हैं कि जिससे आपकी सेल इंक्रीज हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस कम हो, गलती की चांस कम हो, कस्टमर की कंप्लेंट कम हो। तो ये हम ये जो ऊपर जो आया था व्हाई डू वी नीड क्वालिटी, तो वो आप इसको भी वहाँ लिख सकते हैं, व्हाई डू वी नीड क्वालिटी। इसके बाद में
अब इसके बाद में मेरे को इसका कोई खास काम का आपका नहीं लग रहा है इसमें, ये गुरूज इसको आप छोड़ सकते हैं, दिस यू कैन लीव। ये गुरूज की कोई बात नहीं पूछा है एग्जामिनेशन में। इसके बाद में फिर आपके लिए आता है ये क्वालिटी सर्कल्स। ये क्वालिटी सर्कल्स जो है, ये क्वालिटी सर्कल भी सबसे पहली दफे कहाँ डेवलप हुआ? द क्वालिटी सर्कल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन जापान ड्यूरिंग 1960 and later it became popular elsewhere. The concept is based on the recognition of the value of the employees. The concept of quality circle is central to TQM and it ensures staff participation in full measure towards achieving the targeted goal of the organization. ठीक, मतलब सारे एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट जो है जिससे कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। ए क्वालिटी सर्कल इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विच मीन्स रेगुलरली फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब क्वालिटी सर्कल जो है वो क्या है? एक छोटा सा ग्रुप है जो आपकी संस्था की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दे आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसको इतना याद रख लो, बाकी एज वेल को छोड़ सकते हो आप। दीज सर्कल्स इंप्रूव कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये यहीं तक याद कर लीजिए, ठीक। मतलब जो आप याद रख सकते हो। एंड ऑल्सो एक मोटिवेशन भी एम्प्लॉइज को देते हैं। दे आर द बेस्ट एम्प्लॉइज एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रमोट जॉब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ये नीचे वाली लाइन को कर दो, ऊपर वाली को छोड़ सकते हो। दे आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग लीडरशिप क्वालिटीज। मतलब वो जो क्वालिटी सर्कल में जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉइज में लीडरशिप क्वालिटी भी क्रिएट करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक। ये ह्यूमन रिसोर्स की तरीके से भी, टेक्निक की तरीके से भी यूज हो सकती है। ये ISO 9000 को आप छोड़ सकते हो। आगे आ रहा हूँ 2.4 पर। 2.4 पर बेटे ये जो यहाँ से है ना लाइब्रेरी वाला ये हिस्सा, यहाँ से लेना है आपको। यहाँ तक जो है अभी फिलहाल ये जो है लाइब्रेरी इज ए सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन विद मेजर गोल टू सर्व दी कस्टमर्स। ये तो आपको पता ही है कि लाइब्रेरी को आपके अपने यूजर को ही, इसने सर्व दी कस्टमर लिख दिया है तो आप यूजर लिख सकते हैं या कस्टमर लिख सकते हैं। आपका जो यूजर है वही आपका कस्टमर है। A library patron or user as a customer demands a service and expects that library should provide that service. इसमें मेरे को कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप समझ गए। The prime objective of the library is to provide information services and products to the users. Okay? मतलब information services और कोई product आप निकालते हैं तो वो provide करना। TQM offers an approach for libraries to design processes, policies and jobs so that they are the best and most effective methods for serving user needs by eliminating inefficiencies and assuring quality service. ठीक, ये सेंटेंस बहुत लंबा कर दिया है लेकिन इसका कहने का मतलब यही है कि आपके लाइब्रेरी को ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो कि वो बेस्ट हैं और मोस्ट इफेक्टिव हैं, जो कि आपके यूजर की सर्विस को पूरा कर सकें। इसके बाद में फिर ये वही लाइब्रेरी की कहानी बता रहा है। लाइब्रेरियन मस्ट फाइंड आउट रीडर्स want and concentrate upon providing it. Designing an appropriate service means looking for who are the customers, what do they want. अब जैसे ये गौरव बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो उनको प्रोजेक्ट में हेल्प करती है लाइब्रेरियन और उनका टीचर भी, ठीक। What can the library provide and need to do meet users expectations, ठीक, जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस उनको पूरा करना। How libraries know about their performance. How libraries know about their performance. ये their जो वर्ड है मतलब अपने लिए यूज कर रहा है या I don't understand, मतलब यूजर अपने एम्प्लॉइज के लिए शायद यूज कर रहा है कि वो लाइब्रेरीज को कैसे पता चले कि उनका जो स्टाफ है वो ठीक काम कर रहा है। फिर what needs to be changed or continued according to performance, मतलब उसके हिसाब से क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है। हाउ डू लाइब्रेरी
कम्युनिकेट विद यूजर्स, लाइब्रेरी यूजर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं। टू व्हाट एक्सटेंट लाइब्रेरी नोज द करंट एंड पोटेंशियल नीड्स ऑफ द यूजर, मतलब क्या करंट नीड्स और क्या फ्यूचर की नीड्स हो सकती हैं। ओके, और इसके बाद में आप लाइब्रेरी की क्वालिटी कैसे जज करेंगे, ये उसने चीजें बताई हैं। यूजर जनरली जज द क्वालिटी इन रिलेशन टू, देखो भाई हिंदुस्तान की लाइब्रेरी की एक चीज जो सबसे खराब है वो क्या है, आप बता सकता है कोई मेरे को सबसे खराब चीज क्या है? सबसे खराब चीज लाइब्रेरी की हिंदुस्तान की? सर कलेक्शन। नो, कलेक्शन तो लाइब्रेरीज में अच्छा है ऐसा नहीं है, कलेक्शन तो अच्छा है। बिहेवियर सर। सर फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम बिहेवियर भी, चलिए आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, इसका भी मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। आप कहेंगे सर आप हैं वो सर्विस है बेटे। सर लाइब्रेरी में बुक्स अपडेट नहीं करते ना सर, दिल्ली में तो ज्यादा, ये भारत में सर मैं अभी ग्रेजुएशन करी है सर, वहाँ पे भी बुक्स अपडेट नहीं होती हैं सर, टाइम टू टाइम लेट अपडेट करते हैं। मतलब कलेक्शन डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है। यस सर, यही प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो चीज जो आप लोगों ने नोट किया नहीं किया, आई डोंट नो, सबसे ज्यादा जो परेशानी है लाइब्रेरीज की वो ये है बेटे, ये सैलरी इशू जो है ना, वो आप इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। ये तो देखिए जो सबसे ज्यादा जो खराब चीज है वो क्या है हिंदुस्तान की, अब मेरी सुन लो ना ज्योति, फिर बोलना आप। सबसे ज्यादा जो खराब चीज है हिंदुस्तान की, लाइब्रेरीज की किताबों की जो पुस्तकें हैं, बुक्स जो हैं, उनके ऊपर धूल जमी रहती है। आप यदि वहां से बाहर निकल के किताब को कंसल्ट करके निकलेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल काले हो जाएंगे। आप बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरी में चले जाओ चाहे। ये बात मेरी सही है या गलत है, आपकी क्या राय है? यस सर, टोटली। यस सर सही है। आपकी लाइब्रेरी में नहीं होगा गौरव, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी ऐसी होगी। और बहुत कम लोग विजिट भी तो करते हैं हमारे यहाँ। हर किताब हर लाइब्रेरी में आपको बेटे प्रिया जी नहीं मिल सकती है, ठीक? तो क्योंकि हर दुनिया के अंदर इतना लिटरेचर पब्लिश हो रहा है, वो हर किताब हर आदमी नहीं खरीद सकता बेटे। तो बेटे देखिए लाइब्रेरी में अरेंज जो है, आपको यदि कैसे लाइब्रेरी अरेंज है उसके लिए तो आपको लाइब्रेरी का जो स्टाफ है वो आपको हेल्प करेगा कि भाई किस तरीके से आपको किताब को ढूंढना है। वहाँ पर जो कैटलॉग वो कार्ड वाला कैटलॉग तो खत्म हो गया, अब तो ओपीएसी सिस्टम है, ठीक? ओपीएसी जो है, ओपीएसी का मतलब समझते हैं आप क्या है? सर वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था सर इस चीज को। हाँ, तो ये जो मतलब ये सर्विस का डिफेक्ट है बेटे। गौरव बताइए ओपीएसी क्या है? सर ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग सिस्टम, जैसे कि आप किसी कंप्यूटर में कैटलॉग, ओपीएसी का मतलब है ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। उस कैटलॉग को मतलब आप कोई भी आदमी जो है, जो मतलब उसका मेंबर तो आजकल सभी जगह बनाते ही हैं, तो वो उसको आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक? आपने बेटे ऑनलाइन बताया ओपन होता है? ऑनलाइन होता है मेरे ख्याल से, या ओपन होता है? हेलो, ऑनलाइन ओपन पब्लिक इज ऑनलाइन। विभा कह रही है इट इज ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन ही है फिर। सर ऑनलाइन होता है और फोन में ओपन हो जाता है। इट इज ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, मतलब आप जो है कंप्यूटर पर जो है वहां से ही देख सकते हैं किताब के विषय में। यदि आपको किताब का आइडिया है आप उस किताब को वहीं से सर्च कर सकते हैं, ठीक? पहले जो ठीक बोल रही है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन हो गया, बात कंफर्म हो गई, ऑनलाइन ही है जी सर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पुराने जमाने में जो आपका कैटलॉग होता था वो कार्ड कैटलॉग होता था, और एक बॉक्स के अंदर आपके कार्ड होते थे, और बॉक्स के अंदर ही आपको किताब को, कार्ड को सर्च करके किताब को ढूंढना पड़ता था। अब वो सिस्टम सब जगह खत्म हो गया है। इवन मेरे ख्याल से दिल्ली के स्कूल्स में भी वो सिस्टम नहीं है। टीपीएल या सेंटर तो सेंटर डिपेंड करता है। ओल्ड दिल्ली, वो तो बेटे मैंने आपको एक चीज बता दी ना, लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी आपका कलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो आप लाइब्रेरी को किससे जज करते हैं? उसने बता दिया कलेक्शन, कि आपका कलेक्शन कितना अच्छा है। कलेक्शन अच्छा है तो आपकी लाइब्रेरी अच्छी मानी जाएगी। सर्विसेज, क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं,
एक्चुअली कोई भी लाइब्रेरी मेरे हिसाब से कोई सर्विस नहीं देती है। सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो, सर्विसेज तो या तो फिर वही है इशू रिटर्न, या आपको कोई हेल्प चाहिए रेफरेंस, ये सर्विसेज ही देती हैं ज़्यादातर लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज कोई प्रोडक्ट्स नहीं निकालती हैं, ठीक। लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स कुछ नहीं निकालती, प्रोडक्ट्स जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन सेंटर या इंफॉर्मेशन सेंटर्स निकालते हैं। अभी आप में से कोई बोलता होगा बिहेवियर नहीं अच्छा स्टाफ का, तो उन्होंने स्किल्स एंड बिहेवियर भी लिख दिया है स्टाफ का। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? आपने किसी ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी देखी है? सेंट्रल रोड नहीं, इट्स अ वेरी नाइस लाइब्रेरी, वेरी गुड लाइब्रेरी, क्वालिटी लाइब्रेरी। अब तो मेरे को पता नहीं, मैं वैसे आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब क्या स्टेटस है आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन इट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड लाइब्रेरी। मतलब वहाँ लिटरेचर भी बहुत अच्छा है। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी, ये भी बहुत सारी लाइब्रेरीज में डिस्प्ले नहीं होता भाई क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं, तो TQM ये चाहता है कि भाई ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, कंप्लेंट एंड सजेशन, ठीक। और ये बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा इसमें से।